हिंदुओं में 16 संस्कारों में से सबसे पवित्र संस्कार माने जाने वाले विवाह संस्कार पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु शर्मा। स्वागत करता हूं आपका मधुबन लो क्लासेज में। इस अधिनियम द्वारा 1955 से पहले भी हिंदू विवाह अधिनियम पारित था और 1955 में इसको कानूनी द्वारा मान्यता भी प्रदान कर दी गई। इसके पहले ये केवल रूढ़ि और प्रथा या थोड़ा बहुत कानून बना करके मान्य था। 1955 के बाद में इसमें काफी कुछ बदलाव किए गए और 1955 में यह कानूनी मान्यता के रूप में बन करके हिंदू विवाह अधिनियम के रूप में पारित हुआ, जिसमें कि महिलाओं को काफी कुछ अधिकार दे दिए गए, सपिंड नातेदारी वगैरह ये जोड़ दी गई और तलाक के अधिकार भी दे दिए गए। इसमें न्यायिक पृथक्करण वगैरह ये 1955 द्वारा नए जोड़े गए हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 पर। ठीक है, तो अब इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसमें टोटल चैप्टर जो हैं, अपने टोटल चैप्टर हैं इसमें 6 चैप्टर और 30 धाराएं, सेक्शन 13 सेक्शन से मिलकर के ये अपना लो बना है। ठीक है, तो इसमें ये हो गए। अब इन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इन 6 चैप्टर्स की। देखो 6 चैप्टर्स में सबसे पहला चैप्टर है प्रारंभिक या परिचय। इसको हम इस अधिनियम का परिचय भी कह सकते हैं, जिसमें इस अधिनियम के बारे में बता रखा है कि ये अधिनियम क्या है, कहां तक फैला है। फिर आते हैं चैप्टर 2 पर। चैप्टर 2 अपने को कहता है कि हिंदू विवाह क्या होगा, कैसे होगा, उसकी शर्तें क्या है, ये इसमें हिंदू विवाह वाले चैप्टर में दर्शाई गई है। चैप्टर 3 दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यय स्थापन और न्यायिक पृथक्करण। न्यायिक पृथक्करण मतलब उन दोनों को अलग कर देना, और प्रत्यय स्थापन मतलब यदि वो अलग है तो एक साथ कर देना। ये अपना चैप्टर 3 में बता रखा है। चैप्टर 4 है विवाह की अकृत्यता और विवाह विच्छेद। कोई विवाह गलती से हो गया हो या उस समय पक्षकारों की कुछ भूल हो तो इस वजह से अकृत्य हो जाएगी, जिस वजह से विवाह विच्छेद किया जा सकेगा। चैप्टर 5 अपना बात करते हैं अधिकारिता और प्रक्रिया। जो ये प्रक्रिया चलेगी, जहां विचारण चलेगा, वो कोर्ट कौन सा होगा, तो ये बात करता है अपना चैप्टर 5। चैप्टर 6 अपना बात करता है व्यावृत्तियां और निरसन। ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए अब हम इसकी थोड़े से सेक्शंस की चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर कहां कौन कौन से फैला हुआ है। ये अपना चैप्टर 1 सेक्शन 1 से लेकर के 4 तक फैला है। सेक्शन 1 से लेकर के 4 तक फैला है। सेक्शन 1 अपना इसके विस्तार के बारे में बात बताता है कि यह जम्मू कश्मीर को छोड़ करके फैला है। सेक्शन 2 इसमें हिंदू कौन है ये बताता है अपने को कि हिंदू कौन कौन होंगे। सेक्शन 3 इसमें जो है परिभाषा खंड है। सेक्शन 3 परिभाषा खंड है, जिसमें रूढ़ि, जिला न्यायालय आदि इनकी परिभाषाएं दी गई है। ठीक है, तो सेक्शन 4 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन यहां पर चैप्टर 2 अपना फैला हुआ है सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 8 तक। इसमें हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें और हिंदू विवाह किस आधार पर होगा या रीति इसकी क्या होगी, ये हिंदू विवाह के बारे में सेक्शन 5 से लेकर के 8 तक में बता रखा है। ठीक है, अब दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यय स्थापन और न्यायिक पृथक्करण, ये धारा अपनी 9 और 10 में दे रखा है। धारा 9 और 10 में दे रखा है दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यय स्थापन और न्यायिक पृथक्करण। विवाह की अकृत्यता और विवाह विच्छेद, देखो धारा 10 यहां तक आ चुकी है अपनी, तो धारा 11 यहां से होगी। विवाह की अकृत्यता और विवाह विच्छेद, तो ये धारा 11 से लेकर के धारा 18 तक में वर्णित है। ठीक है, यहां पर अधिकारिता और प्रक्रिया की मैं बात करूं यहां पर, तो ये चैप्टर 5 सबसे ज्यादा धाराएं लेकर के बैठा है। चैप्टर 5 में जो धाराएं हैं यहां पर 19 से लेकर के 28 तक ये भाग फैला हुआ है अपना। व्यावृत्तियां और निरसन, इसमें केवल 29 और 30 धाराएं ही है। ठीक है, तो इन सब धाराओं से मिलकर के ये
कानून अपना बना है। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं इनके महत्वपूर्ण धाराओं पर। देखो मैंने 1, 2, 3 तक तो आपको बता दी थी धाराएं। धारा 4 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा 7, देखो धारा 7 में जहां लिखने वाले ने शानदार लिखा है, जहां 7 फेरे होते हैं, सप्तपदी पढ़ी जाती है जहां पर, वही धारा 7 में भी यही लिखा है कि हिंदू विवाह तभी कंप्लीट होगा जब 7 फेरे होंगे। तो धारा 7 मतलब 7 फेरे। ठीक है। यहाँ पर धारा 8 रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा या नहीं होगा ये राज्य सरकारों पर छोड़ दिया सब पर, कि राज्य सरकार यदि चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवा सकती है, अदरवाइज आवश्यकता नहीं है। अब हम धारा यहाँ पर चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर 3 में दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यस्थापन। प्रत्यस्थापन का मतलब होता है यदि मान लीजिए पति और पत्नी दोनों साहचर्य से वंचित हैं, दोनों दूर दूर रह रहे हैं, तो कोई भी पक्षकार कोर्ट में अपनी अर्जी पेश करके दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यस्थापना की अर्जी लगा सकता है, जिसमें कोर्ट ये आदेश दे सकता है कि जिसने प्रत्यस्थापन कर रखा है वो आए और साहचर्य से वंचित ना करे। तो यहाँ प्रत्यस्थापन की अर्जी सेक्शन 9 में लगाई जाती है। पृथक्करण, जहां पर उन दोनों में किसी बात को लेकर के विवाद हो छोटा मोटा, तो न्यायालय क्या करता है, दोनों को दूर कर देता है ताकि उनको उन रिश्तों की अहमियत का पता चले। तो धारा 10 ये कहती है न्यायिक पृथक्करण के बारे में। जैसे 6 महीने के लिए अलग कर देंगे तो पता चल जाएगा कि भाई गर्म रोटियां कब मिलती थी। ठीक है, तो न्यायिक पृथक्करण का ये मतलब है यहाँ पर। फिर आता है विवाह की अकृत्यता और विवाह विच्छेद। धारा 11 अपनी विवाह की अकृत्यता के बारे में बताती है। शून्य विवाह, ठीक है, धारा 11 कहती है शून्य विवाह। वे विवाह शून्य कौन से होंगे, जो धारा 5 के अधीन शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, धारा 12 ये कहती है शून्य करणीय विवाह। कि शून्य करणीय विवाह कहां होंगे, जहां पर एक पक्षकार की सहमति ना हो, पूरी फुल्ली सहमति नहीं हो, वहां पर धारा 12 शून्य करणीय विवाह कह देती है। धारा 13 ये कहती है विवाह विच्छेद, तलाक के बारे में वर्णित करती है अपनी। धारा 13A न्यायालय को शक्ति प्रदान करती है कि जिसने अर्जी लगाई हो तो वो न्यायिक पृथक्करण सेक्शन 10 लगा करके वहां पर न्यायिक पृथक्करण करके उनका मामला सुलटारा करने की कोशिश करे। ठीक है, तो यहाँ पर 13A ये कहता है। 13 भी म्यूचुअल कंसेंट से तलाक है। म्यूचुअल कंसेंट से तलाक कैसे, दोनों पक्ष राजी हैं तलाक लेने के लिए, तो म्यूचुअल कंसेंट से 13B अपने तलाक करवाने के लिए है। धारा 14 ये कहती है कि 1 वर्ष के भीतर यदि विवाह हुआ है और यदि 1 वर्ष के भीतर ही कोई पक्षकार न्यायालय में तलाक की अर्जी लगाता है तो वो स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि 1 वर्ष तो चाहिए दोनों को आपस में समझने के लिए। तो इस वजह से दोनों को 1 वर्ष का समय दिया गया है कि 1 वर्ष के भीतर तलाक की अर्जी नहीं पेश करते। सेक्शन 15 ये कहता है अपना, चलो यहाँ तलाक करवा दिया, अब जहां तलाक हो तो पुनः विवाह तो करेंगे पक्षकार, तो पुनः विवाह कब कर सकते हैं, ये अपना सेक्शन 15 बताता है। सेक्शन 16 ये कहता है यदि उस पीरियड के दौरान कोई बच्चा वगैरह हो जाता है तो वो किसका होगा, धारा 16 ये बताती है अपनी। धारा 17 ये कहती है द्विविवाह में दंड, यदि कोई व्यक्ति 2 विवाह करता है तो उसमें क्या दंड होगा, सेक्शन 17 अपना बताता है। सेक्शन 18 अपना ये कहता है अन्य शर्तों का उल्लंघन, यदि कोई शर्तें होंगी उसका उल्लंघन होगा तो सेक्शन 18 के तहत दंडनीय होगा वो। ठीक है, चैप्टर 4 अपना कंप्लीट। यहाँ पर सेक्शन 18 तक की अधिकारिता और प्रक्रिया। देखिए अधिकारिता और प्रक्रिया में 2 प्रकार के न्यायालय यहाँ पर बताए गए हैं। एक था प्रथम जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एक पारिवारिक न्यायालय। इन दोनों में अर्जी पेश की जा सकती है और वहां से वाद का निस्तारण किया जा सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 19 पे अब हम आ गए थे। सेक्शन 19 अपना ये कहता है कि याचिका किस जिला में, या जिला न्यायालय या पारिवारिक न्यायालय में पेश होगी। ठीक है, और यहाँ पर सेक्शन 21 ये कहता है कि याचिका का सत्यापन कैसे होगा। उसके बाद में अपने सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन 24 पे आ जाते हैं सीधा डायरेक्टली। सेक्शन 24 अपना ये कहता है यदि याचिका न्यायालय में लंबित हो तो न्यायालय में लंबित होते समय वो वादकालीन भरण पोषण के बारे में कहती है कि वादकालीन भरण पोषण कौन करेगा, कैसे किया जा सकता है, कब करेगा।
और सेक्शन 25 अपना ये कहता है, सेक्शन 25 कहेगा कि यदि वाद कंप्लीट हो गया, निस्तारण हो गया वाद का, तो बाद में जो है स्थायी निर्वाह भत्ता दिलवाने की व्यवस्था सेक्शन 25 करता है इसमें। ठीक है, इसमें इसी धाराओं के अलावा कोई इंपॉर्टेंट धाराएं है नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।